नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग पुनः से जो सीरीज चला रहे थे करंट अफेयर्स की मंथली वाली, उसमें से आज हमारा ये तीसरा महीने का करंट अफेयर्स है। ये करंट अफेयर्स मैं स्टार्ट करूं, लेकिन इसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देता हूं कि अभी हम लोग करंट अफेयर्स में क्या कुछ कर रहे थे। सबसे पहली बात, आप लोग को पता होगा कि डेली मॉर्निंग में 8 AM पर सुबह 8 बजे हमारी क्लास आती थी करंट अफेयर्स की, लेकिन आरओ के बाद में उसको हमने ब्रेक कर दिया और आरओ का एग्जाम आया तो फिर हमने मंथली मैगजीन सीरीज कराई। उसके बाद पीसीएस का एग्जाम आ गया तो हमने कई चीजें शुरुआत की हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे मॉर्निंग में, हम लोगों ने मॉर्निंग में 400 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं। 400 क्वेश्चन जो है हमने मॉर्निंग में कर लिए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपको पता होगा। एक बात, दूसरा, हमने यूपी स्पेशल के 100 क्वेश्चन कर लिए, जो शाम को सीरीज हमारी आती थी। तो 100 क्वेश्चन हमने यूपी स्पेशल के कर लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट थे। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं आपको मंथली वाइज, यानी कि आपको जैन से लेकर के और लगभग हम लोग सितंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं मंथली वाइज, वो हम कर रहे हैं। जनवरी फरवरी का हमने कर लिया था, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्च महीने से। ध्यान रखिएगा, जितना हमने करा दिया है, ये 400 ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, ये 100 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के कर लीजिएगा, ये जनवरी से सितंबर का करंट अफेयर्स कर लीजिएगा, और इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट और यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट, डॉल्फिन रिपोर्ट, टाइगर रिपोर्ट, इतना कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन बाहर जाए करंट अफेयर्स का तो मुझसे कहिएगा, इतना लेकिन कर लीजिएगा बस, ठीक है। किसी भी बड़ी मैगजीन को पढ़ने की आपकी आवश्यकता नहीं रहेगी, इतना आप कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ये जो आप एक साल की किताब आती है मैगजीन और उसको पढ़ना शुरू कर देते हो आप घंटा भर, सर ये कैसे पढ़ें, सर ये कैसे पढ़ें, सर ये करें, इतना हमने कराया है कि आपके एग्जाम हो जाएगा आराम से, ठीक है, धूमधाम से। चलिए आइए देखते हैं कि हमारा जो ये मार्च का महीना है, इस मार्च में से क्या कुछ चीजें हमारे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले डिटेल्स जानकारी मैं आपको दे दूं, उसके पहले एक सूचना आपके लिए कि अगर 26 का आरओ का एग्जाम टारगेट होगा तो आप आराम से जो है आप हमारे अभ्युदय बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जिसका टारगेट 2026 है। और इसमें हम लोग प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारी जानकारियां देते हैं, ठीक है। इसके लिए दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप यहां पर कॉन्टेक्ट मुझसे कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलिए आइए, नंबर 1 टॉपिक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में क्या किया गया है, विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये फैक्ट आपके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि मार्च 2025 में गोरखपुर में आयोजित जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम था, वहीं पर इस निर्णय को लिया गया है। तो ये सारी बातें सोलर सिटी के रूप में विकसित की जाएंगी। अयोध्या सोलर सिटी के रूप में जाने लगा, आप जानते होंगे। उसी प्रकार से अन्य 16 और हैं, यानी कि टोटल 17 नगर निगम हैं आपके, ठीक है। इससे क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम वर्ष 2019 में शुरू किया गया था और इसी के तत्वाधान में हम लोग जो है इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। आप जानते होंगे सरकार जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली हर घर योजना, जिसके अंतर्गत 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करना उत्तर प्रदेश में, और अलग अलग पवन ऊर्जाओं और भूतापीय ऊर्जाओं आदि के माध्यम से सरकार ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से जो है सरकार निरंतर इस पर प्रयास कर रही है कि ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा गोल है, एसडीजी गोल है जो 17 है, उसको हम प्राप्त कर सकें पर्यावरण के क्षेत्र में। और इसके अलावा 2070 तक नेट जीरो कार्बन की उपलब्धि को हम लोग हासिल कर पाए। तो इन्हीं के रेफरेंस में ये चीजें की जा रही हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरा सबसे बड़ा स्थान अभी हाल ही में इसको दिया गया है। यह बड़ी बात है और यह आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी हो जाता है। यानी कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने में 3rd नंबर पे आपका यूपी आता है। और ये अभी जारी हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है ये 26 स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा भी प्राप्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप की कुल संख्या 14,000 के करीब है। देश का पहला राज्य जहां 49 जिलों में स्टार्टअप सक्रिय हैं। ये एक बड़ी जो है चीज है अपने आप में, और सरकार इसके लिए जो है निश्चित तौर पर कई सारे प्रोग्राम को चला रही है। आप जानते होंगे कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए, यानी कि जो सूक्ष्म मध्यम और उद्योग होते हैं, उनको विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्य करती रहती है। और इसी के लिए आप जानते होंगे 5 लाख रुपए तक का लोन भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाता है। एक योजना चलाई जा रही है जिसमें विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको लोन दिया जाता है।
लोन चुकाने के बाद फिर दोबारा से आपको 10 लाख तक का मिल जाता है। तो वो भी अपने आप एक अच्छा योजना है, अच्छी योजना है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अन्य प्रकार की योजनाओं को शुरुआत की है जो कि एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करता है। अभी हाल ही में इसी के रेफरेंस में एक बड़ा जो है एक जो है कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था इसी के तत्वाधान में लखनऊ में, आप जानते होंगे। चलिए, शीर्ष स्टार्टअप वाले जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे नोएडा में आप देखेंगे तो वहां पर 3418 स्टार्टअप्स, लखनऊ में 1789 हैं, गाजियाबाद में 1582 है और कानपुर में 586 है। यानी कि टॉप 1 पे कौन सी आपका जो है वो है सिटी है, नोएडा है। नोएडा में 3418 स्टार्टअप जो हैं यहां पर, ठीक है। आगे, विठूर महोत्सव चर्चाओं में भी रहा है। तो 21 से 23 मार्च के मध्य में जो है ये अभी हाल ही में कानपुर में जो है इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। महोत्सव में 1857 की क्रांति की गौरवशाली झलक देखने को मिली और जिसमें नाना साहब और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को दर्शाया गया। आप जानते होंगे नाना साहब कानपुर से ही थे अपने आप में, वहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वहां से चलाई गई थी। 1857 का रेवोल्यूशन यानी कि जो 1857 की जो क्रांति है, यहां पर आपके प्री में प्रश्न खूब पूछता है और प्री के साथ साथ में आपके मुख्य परीक्षा में भी खूब प्रश्न पूछता है। 1857 क्रांति की असफलता के क्या कारण थे? 1857 क्रांति स्वतः स्फूर्त क्रांति थे या आजादी के लिए एक क्रांति थी या किसानों का विद्रोह था या सिपाहियों का विद्रोह था या इसे हम सिपाही विद्रोह कहेंगे या स्वतंत्रता सेनानी विद्रोह कहेंगे, क्या कहेंगे? ऐसे कई सारे प्रश्न आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप इसको प्री के पॉइंट ऑफ से और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आप इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। बाद में जब आपका प्री हो जाएगा तब प्री का फैक्चुअल डेटा अभी रेडी कर लीजिएगा, मेंस का एग्जाम के बाद कीजिएगा प्री के, ठीक है। चलिए, ताज महोत्सव का 33वां संस्करण अभी हाल ही में मनाया गया है शिल्पग्राम आगरा में 18 फरवरी से लेकर के 2 मार्च के मध्य में जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। थीम क्या है? धरोहर है, यानी कि ताज महोत्सव 2025 की जो थीम है क्या है? धरोहर है। 33वां इसका संस्करण था। इसमें अटल उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी, परिधान शो, हमारी धरोहर हमारी पहचान कार्यक्रम और सूर्य सरोवर पक्षी बिहार में बर्ड वॉचिंग शामिल थे। इसके पहले 1992 में यह आयोजित किया गया था। चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला जो सेकंड स्टेट बन गया है आपका, कौन सा बन गया है? गुजरात। और अगर बात करेंगे पहला ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था, तो आप कहेंगे उत्तराखंड, यानी कि यूके आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला कौन सा राज्य? उत्तराखंड। जबकि दूसरा राज्य कौन सा? गुजरात। ध्यान रखिएगा, दोनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता जो है, ठीक है, इस पर खूब प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, इसलिए इसको आप क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक नहीं है, क्या क्या नहीं है, ये प्रश्न आप एसए के प्रोस्पेक्टिव से और अपने मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आप लोग रेडी कर लीजिए, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 को इसको क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। उद्देश्य क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को सुनिश्चित करना है, ठीक है। समान नागरिक संहिता, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो 19 मार्च को भारत सरकार के द्वारा इसके संशोधित संस्करण को अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। 2790 करोड़ रुपए इसके लिए जो है इस कार्यक्रम के लिए आवंटित किए गए हैं और 15वें वित्त आयोग के तहत यह कार्यक्रम लागू होगा 2021-22 से 2025-26 तक। क्या उद्देश्य है इसका? डेयरी और संरचना को आधुनिक बनाना और दुग्ध उत्पादन में क्या करना है? वृद्धि करना है। सहकारी डेयरी विकास के माध्यम से जापान सरकार के साथ में सहयोग को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम से लाभान्वित जो किसान है वो 18.74 लाख के करीब करीब हैं और इसके तहत जो 10,000 नई डेयरी जो है क्या नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में। आप जानते होंगे दुग्ध उत्पादन में हम बहुत आगे हैं, ठीक है। गोरखपुर हरियाणा यानी कि परमाणु ऊर्जा परियोजना, ठीक है। यह परियोजना हरियाणा गोरखपुर फतेहाबाद जिला में स्थित है। कुल क्षमता 2800 मेगावाट की है। पहला चरण 2029 तक जबकि दूसरा चरण 2036 से पूर्ण हो जाएगा। निर्माण चरण में 8000 रोजगार जबकि संचालन के दौरान 2000 रोजगार जो इसमें उत्पन्न हो जाएंगे। किसके अंतर्गत? ये जो आपका नई परमाणु ऊर्जा परियोजना है इसके अंतर्गत, ठीक है। रायसीना डायलॉग आप जानते होंगे चर्चाओं में रहता है अक्सर। नई दिल्ली में इसका अभी हाल ही में 10वां संस्करण आयोजित किया गया। रायसीना डायलॉग आप जानते हो दिल्ली में स्थित रायसीना हिल्स के नाम पर ही रखा गया है इसको। प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है और वैश्विक मुद्दों पर यानी कि जो ग्लोबली जो इश्यूज होते हैं उन पर डिस्कस किया जाता है रायसीना डायलॉग के अंतर्गत। और यह भी निर्णय लिया जाता है कि अगर ये समस्याएं हैं तो इन समस्याओं का निदान क्या है
और उस निदान के अंतर्गत हम क्या क्या उपाय अन्य कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न होती है और इसमें जो आयोजक होते हैं वो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसमें जो है इसके आयोजक में से एक होते हैं। मुख्य अतिथि जो इसमें रासीना डायलॉग में रहे हैं वो रहे हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रहे हैं। मुख्य विषय यानी कि इसकी थीम की बात करते हैं तो थीम क्या है, कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह, यानी कि शांति की स्थापना के लिए दरअसल इस बार का रासीना डायलॉग हमारा आयोजित किया गया था। इसमें से लगभग 125 कंट्रीज में से 3500 से अधिक प्रतिभागियों ने यानी कि पार्टिसिपेटर ने इसमें पार्टिसिपेट किया अपना। तो यह भी एक बड़ा सम्मेलन होता है रासीना डायलॉग और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कभी हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में प्रश्न आपके पूछ ले, तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें एक्चुअली में जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, आर्थिक नीतियां और बाकी अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। पहला रासीना डायलॉग जो है 2016 में आयोजित किया गया था, उसके बाद से प्रतिवर्ष जो है आयोजित किया जाता है। यह भारत का प्रमुख भू राजनीतिक यानी कि जियो पॉलिटिक्स तथा जियो इकोनॉमिक सम्मेलन है अपने आप, यानी कि अलग अलग मुद्दों पर इस पर चर्चा जो है की जाती है, याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी स्मारक आगरा, यह भी चर्चाओं में है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे और इन पर कई सारे प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं। यानी कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आगरा में भव्य स्मारक के निर्माण हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस ऐतिहासिक स्थल पर शिवाजी को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा नजरबंद किया गया था। ठीक है, 1666 ईस्वी में शिवाजी बीमारी का बहाना बनाकर के मिठाई की टोकरी में छिपकर भाग निकले थे। यह कहानी तो आपने खूब पढ़ी होगी, हम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता था यार मिठाई की टोकरी में कैसे भाग गए बॉस। जब मैं छोटा था तो मैं भी, जब पिताश्री हमारी सेवा करते थे तो सेवा करने के दौरान दिल आता था कि भगवान कैसे करके भाग जाएं। तो एक मन में ख्याल आता था कि यार कहीं भाग जाएंगे, है ना, भाग के फिर किसी के यहाँ पर काम करेंगे, किसी के यहाँ चाय बनाएंगे, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाएंगे, फिर वो जानेंगे कि यार ये तो बड़ी अच्छी फैमिली का लड़का है, इसको पढ़ाते हैं, फिर मैं पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा, फिर मैं जब बहुत पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा तब मैं घर लौट के आऊंगा। ठीक है, हालांकि ये सोचते सोचते आधा जीवन निकल गया, ना घर से भाग पाए ना उस काल चक्र से बाहर आ पाए। ठीक है, तो गोल गोल घूमते रहे अपने जीवन में और यहां तक आपके सामने है। ठीक है, भाग गए होते तो शायद अब तक बहुत बड़े संत महात्मा बन गए होते, क्योंकि मैं बड़ा स्पिरिचुअल था, आज ही हूं, लेकिन वही है ना कि कई बार चीजें आप कर नहीं पाते, माता पिता का बहुत सोचने लग जाते हैं ना कि वो दुखी होंगे, मां रोएंगे, ये है वो है, नौटंकीबाजी है ना बहुत सारी। लेकिन ध्यान रखिएगा इतिहास बनाता वही है जो सबसे पहले अपने देश और समाज का सोचता है, परिवार का नहीं है। परिवार आपका पूरा विश्व है, परिवार आपका पूरा देश है, लेकिन हम कई बार व्यक्तिगत होकर के अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। तो कई बार लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, इसी के रेफरेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग बोलते हैं मां के नहीं हो पाए, पत्नी नहीं हो पाए। अरे महाराज, मां और पत्नी से कहीं ज्यादा जरूरी देश होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यही बात अगर भगत सिंह सोचते तो भगत सिंह नहीं होते। यही बात अगर महात्मा बुद्ध सोचते कि परिवार क्यों छोड़ दिया तो महात्मा बुद्ध नहीं होते। बौद्ध धर्म की स्थापना इतने बड़े लेवल पर नहीं होती। ध्यान रखिएगा, जिसने परिवार को महत्ता दी फिर वो कुछ कर नहीं पाएगा। जिसके लिए पूरा विश्व परिवार है वही इतिहास रचता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो कई लोग कटाक्ष करते रहते हैं ये गलत बात होती है ना। चलिए, परिवार से कौन दूर रहना चाहता है भाई, पत्नी से कौन दूर रहना चाहता है, लेकिन जो इन संघर्षों से हट करके पूरे विश्व कल्याण की बात करता है वही विश्व विजेता होता है, ध्यान रखिएगा। अब कई बार लोग कहेंगे सर बीजेपी के सपोर्टर हैं, अरे बीजेपी के सपोर्टर नहीं है महाराज। ठीक है, अच्छे काम करने के लिए हर व्यक्ति, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे नेता रहे हैं, डेफिनेटली कांग्रेस की योजनाएं बहुत अच्छी रही हैं, हमेशा मैं सपोर्ट करता हूं। चलिए कई बार आप लोग जो है, मैं कल लाइव था अपने चैनल पर तो कहने सर आप लगता है बीजेपी के सपोर्टर है। मैंने कहा हाँ महाराज मैं हूं, क्या कर लीजिए बताइए। अब मैंने कहा ऐसा नहीं कि बीजेपी सपोर्टर हैं, जिस भी पार्टी में जो भी कार्य किए जाते हैं उन सभी का सपोर्ट। आप किसी खास विचारधारा को प्रमोट मत कीजिए, आप अच्छे कामों को प्रमोट कीजिए, अच्छे विचार पे आप हमेशा काम कीजिए, है ना। मेरा थॉट ये है। भागने के बाद शिवाजी ने फिर अपने क्षेत्र का विस्तार किया और 1674 में रायगढ़ किले पर छत्रपति का ताज फहराया गया। आगरा में प्रस्तावित स्मारक शिवाजी के योगदान को दर्शाएगा, जिससे उनकी विरासत को सचित करने में सहयोग मिलेगा। तो ये एक बड़ा अपने आप निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है मुदमल मेगालिथिक मेनहरी तेलंगाना, यानी कि मार्च 2025 में इस स्थल को, ठीक है, जो आप ये देख पा रहे होंगे, इस स्थल को भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल जो है किया गया है।
वर्तमान में तेलंगाना का रामपा मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे 2021 में शामिल किया गया था और स्वीकृति मिलने के बाद मुदमल मैनिहर राज्य का दूसरा विश्व धरोहर स्थल जो है बन जाएगा। तो पहला क्या था, ये था, ये जो मंदिर आप देख पा रहे हो। दूसरा क्या है, ये आपका है, ठीक है। मैनहिर क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो शीर्ष पर क्या होते हैं, संकुचित होते हैं, ऊपर से क्या हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे, ठीक है। यह मानव निर्मित होते हैं। यह पत्थर नवपाषाण कालीन हैं, जिनके कुछ साक्ष्य प्रारंभिक कांस्य युग में भी दिखाई पड़ते हैं। चलिए, गीता गवाई मॉरिशस में भारतीय संस्कृति का प्रतीक, यानी कि मार्च 2025 में भारत प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा के दौरान यह पारंपरिक भोजपुरी प्रदर्शन किया गया। यह एक पारंपरिक भोजपुरी संगीत समूह है, ठीक है, जो मुख्यतः महिलाओं द्वारा शादियों जैसे आयोजनों आदि में इसका जो है प्रस्तुतिकरण किया जाता है। दिसंबर 16 में इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मॉरिशस की 5.3% जनसंख्या भोजपुरी बोलते हैं। भाई साहब बताइए, सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास भी किए हैं। तो भोजपुरिया लैंग्वेज भैया सब जगह छावा है। चला भैया, भारत की जैव अर्थव्यवस्था, ये एक बड़ी बात है अपने आप पे। अभी हाल ही में एक जो है रिपोर्ट भी इस पर आई हुई, आप जानते होंगे। जैव अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। व्हाट इज बायो इकोनॉमी? क्या किसी को जैव अर्थव्यवस्था पता है? जैव अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है, इस जैव अर्थव्यवस्था में खासकर हम लोग जीव विज्ञान, क्या जीव विज्ञान, प्लस प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस नवाचार, इनोवेशन, इसके इस्तेमाल से जो वस्तुएं आदि हम निर्मित करते हैं वो हमारी जैव अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। बायो जो हमारा आपका ये होता है, इकोनॉमी होती है उसके अंदर, जैसे कि रेशम बनाना हो गया आपका, जो आप हमारे नए नए जो हम सौर ऊर्जा के निर्माण आदि करते हैं, और कई सारी जो अन्य चीजें जो हम आर्टिफिशियली ना करके बल्कि हम प्राकृतिक रूप से जो चीजें हम बनाते हैं, जो वस्तुएं, चाहे हम ऊर्जा के मामले में हो, चाहे खाद्य पदार्थों के मामले में हो, चाहे किसी अन्य मामले में हो, जिसमें जीवों आदि के इस्तेमाल के माध्यम से हम जो चीजें बनाते हैं वो जैव अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। और इससे जो है पर्यावरणीय प्रदूषण आदि कम होता है, और जो हमारे छोटे उद्योग होते हैं वो विकसित होते हैं, और क्षेत्रीय जो हमारे जो लोग होते हैं उनकी आमदनी बढ़ती है। इसलिए सरकार का फोकस यही रहता है कि हम जैव प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाएं मजबूती के साथ में, और निश्चित तौर पर इससे जो है आम नागरिक जो होगा उसको एक बड़ा फायदा मिलेगा गांव के लोगों को, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सन जिसको जानते हैं ना, जिसके लिए एक पेड़ होता है, सनई का पेड़ होता है, हमारे यहां पर क्या बोलते हैं उसको, देखो मैं भूल गया क्या बोलते हैं उसको। सन का पेड़ नहीं होता, पहले सन पेड़ लगा होता है, सन का पेड़, फिर उसको भिगाते हैं हम लोग तालाब में काफी दिनों तक, फिर उससे हम निकालते हैं उसका छिलका, फिर उससे रस्सी बनाते हैं। तो ये क्या है, ये भी अपने आप में जैव अर्थव्यवस्था के रूप में इसको जाना जाता है। रेशम कीट पालन हो गया आपका, केचुआ पालन हो गया अपने आप पे, उसके कुछ पदार्थ दवाइयां बनाई हो गई जो है दवाइयां बनाना हो गया, प्लांट से दवाइयां बनाना हो गई। तो इससे जो है जो इकोनॉमी हमें मिलती है, दैट्स कॉल्ड जैव प्रौद्योगिकी, अपने आप जैव अर्थव्यवस्था, ठीक है। 2025 में इस विभाग की स्थापना की गई थी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की। 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था कितनी थी, $165 बिलियन से अधिक रही है, जो कि वर्ष 2030 तक $300 बिलियन तथा वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन पहुंचाने की उम्मीद है। किसकी? जैव अर्थव्यवस्था की। जैव अर्थव्यवस्था देश की जीडीपी में योगदान से कितना है, 4.2% है, बड़ा योगदान अपने आप में है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था ने विगत 5 वर्षों में दोगुना वृद्धि दर हासिल कर ली, क्योंकि सरकार निश्चित तौर पर एमएसएमई पर काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर इन प्रकार के रोजगारों पर सरकार ने खासा ध्यान दिया है। इनकी कंपनियां जो हैं, जो अर्थव्यवस्था आधारित, वो 10,000 कंपनियां हैं आसपास। सर्वाधिक योगदान औद्योगिक क्षेत्र का है, $78 बिलियन का। नोट, भारत सरकार ने बायो ईथरी नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या, देश की जैव निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। ये नीति जानते हैं आप लोग? इसको मैंने बताया आपको, अगर आप इसको जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये बायो जो ईथरी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बायो ईथरी नीति। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इसका उत्तर जरूर देंगे अगर आता है तो। और ये मैंने बताया है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूं आपको, पूछ रहा हूं आपसे, ये मैंने कम से कम 2 से 3 बार बताया आपको, ठीक है।
अब देखते हैं कि मेरी क्लास आपको याद रहती है कि इधर से सुनते हैं और उधर से याद रहते हैं। मैडम जी की बात याद रखते होंगे सब लोग, हमारी कहा याद रखेंगे आप लोग, है ना। चलिए, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना पीएलआई का भी हाल ही में समापन कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो संभवतः 2020 में की गई थी शुरुआत, यानी कि $23 बिलियन की इस प्रोत्साहन योजना को भारत सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा 2025 तक विनिर्माण के योगदान को 15.4% से 25% तक बढ़ाना था। लगभग 750 कंपनियों ने इस योजना में भाग लिया था। ठीक है, तो भाग लेने वाली कंपनियों ने उत्पादन लक्ष्य का 37% ही इसमें उत्पादन किया था, तो यह भी सरकार ने इसको बंद करने का फैसला लिया है। कुशल भारतीय प्रवासियों का अब उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तरफ क्या है, रुझान हो गया है, यानी कि रिजर्व बैंक ने 2025 में नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में अमेरिका ने भारत को कुल प्रेषण का 27.7% का योगदान दिया है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा 19.2% रहा है अपने आप पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हां पूछ सकता है आपसे कुशल भारतीयों का कितना योगदान रहा है उन्नत अर्थव्यवस्था में। तो बस 2 पॉइंट याद रखिएगा, बाकी छोड़ सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, चलिए, महिलाओं की वित्तीय सशक्तिकरण रिपोर्ट अभी हाल ही में आई हुई है। जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। यानी कि अभी आपसे पूछेगा कि महिलाओं की वित्तीय सशक्तिकरण रिपोर्ट को अभी हाल ही में किसने जारी किया, आप कहेंगे सर नीति आयोग ने जारी किया। नीति आयोग क्या है? भारत सरकार का क्या है? थिंक टैंक है, आप जानते हो थिंक टैंक है ना, यानी कि जो कई सारी योजनाओं आदि पर काम करता है। 2015 में आप जानते होंगे कि इसका नाम बदल करके नीति आयोग यानी कि योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया था। नीति आयोग NITI कई बार नीति की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो अगर आप जानते हैं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है तो आप मुझे इसे बता सकते हैं। ठीक है, और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? उधारकर्ताओं से निर्माणकर्ताओं तक भारत के वित्तीय विकास की कहानी में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, रिपोर्ट के मुख्य तथ्य की बात करेंगे तो दिसंबर 2024 तक 2.7 करोड़ महिलाएं अपने क्रेडिट स्कोर की निगरानी कर रही थी, जो विगत वर्ष की तुलना में 42% अधिक है। 2019 से 2024 के मध्य में महिलाओं की वित्तीय भागीदारी लगभग 3 गुना क्या हुई है, बढ़ गई है। तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको नोट करते हुए चले जाना है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 तक महिलाओं का स्व मॉनिटरिंग क्रेडिट आधार 19.43% हो गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, क्या महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में स्व मॉनिटरिंग करने वाली महिलाओं का लगभग आधा हिस्सा है अपने आप पे। तो ये बात भी आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, याद करनी है। देखो भाई साहब, ऐसा है कि जो जो पॉइंट आपको लगते हैं ना कि इंपॉर्टेंट है, उनको हैंड टू हैंड क्या करिए, आप नोट करते चले जाइए। देखिए ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपसे। चलिए, अंतरराष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत कुछ पॉइंट देखिए। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन रिपोर्ट ने वर्ष 2024 में लगभग कितने प्रवासियों की मृत्यु दर्ज की है, जो अब तक उच्चतम स्तर है? तो 8,938, एशिया में सर्वाधिक है। ठीक है, वह अमेरिका शहर जिसमें नाइट्रोजन गैस से पहला मृत्युदंड का मामला दर्ज किया गया, तो लुसियाना अमेरिका में दूसरा मामला है, अमेरिका में दूसरा मामला, और ये लुसियाना पहला है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओवन से सम्मानित किया? तो मॉरिशस, ध्यान रखिएगा। चलिए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम। हाल ही में EU नेताओं का यूक्रेन मुद्दे पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? ब्रुसेल्स में हुआ। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता के निलंबन की घोषणा की है? तो अमेरिका। हाल ही में गाजा पुनर्निर्माण के लिए आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया काहिरा, मिस्र में। हाल ही में चर्चा में रहा अल वाइट समुदाय समेत किससे? सीरिया से। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपको। चलिए, भारत में GM खाद्य फसलों की प्रगति अभी हाल ही में हुई है। GM क्रॉप जिसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस पर जो है आपके मेंस परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है। यानी कि मार्च 2025 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि जो बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा घोषणा के अनुसार भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जो GM क्रॉप्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इसको बोलते हैं, खाद्य फसलों पर अच्छा शोध और विकास हो रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाई वो फसलें होती हैं जिनको अलग प्रकार से बनाया जाता है, जो कि उत्पादन क्षमता में बेहतरीन होती हैं। GM फसलें वह हैं जिनमें जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से आनुवांशिक गुणों में क्या किया जाता है? बदलाव किया जाता है। इनमें कीट प्रतिरोधक, सूखा प्रतिरोध और
अन्य प्रकार के जो है गुण आ जाते हैं। यानी कि जीएम जो क्रॉप्स होती हैं जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए काबिल होती हैं, कीड़े मकोड़े कम लगते हैं और जो है अच्छी ग्रोथ करती हैं और उत्पादन ज्यादा होता है। इसलिए इस पर हालांकि इसके नुकसान बहुत सारे हैं, आप जानते हो कि जीएम क्रॉप्स के फायदे भी हैं और नुकसान भी बहुत हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर दिए गए हैं, एक बार आप देख सकते हैं। बीटी कपास 2022 में पेश की गई भारत की एकमात्र वाणिज्यिक जीएम फसल है, अपने आप पे जानते होंगे बीटी कपास, यानी कि यह भी कई बार जो है चर्चाओं में रहता है। बीटी बैंगन 2010 में अनुमोदन हुआ था, लेकिन इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, विवाद इस पर हुआ था, इस पर भी विवाद हालांकि हुआ था। जीएम सरसों 2022 में अनुमोदित किया गया, लेकिन अभी तक कानूनी मुद्दों का सामना कर भी रहा है। तो ये गोल्डन राइस भी अपनी आप प्रक्रियाओं में है। ये कुछ फैक्ट हैं जो बड़े जरूरी थे आपके लिए। ठीक है, जैव अर्थव्यवस्था में शीर्ष योगदान करता राज्य जो है वो आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है अपने जैव अर्थव्यवस्था में, जो भी हमने आपको पढ़ाया हुआ था। चलिए, ओक जोकुल ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन से मृतप्राय प्रथम ग्लेशियर के रूप में सुघोषित किया गया है। यानी कि एक ऐसा ग्लेशियर जो अब मृत हो चुका है, किसके प्रभाव से? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से। क्योंकि आप जानते हो कि क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और मेल्ट होने से उनका आकार छोटा हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये पहला एक ऐसा ग्लेशियर है जिसको अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन से क्या कर दिया गया है, मृत घोषित कर दिया गया है आधिकारिक तौर पर। यह बात ध्यान रखिए, यानी कि आइसलैंड का एक ग्लेशियर है, आइसलैंड के इस ग्लेशियर को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि पिछले 30 सालों में यहां पर पूरी तरीके से गायब हो चुका है। यह ग्लेशियर 1200 मीटर ऊंचे ओक ज्वालामुखी पर स्थित था। यह रेगजाविक से 71 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है अपने आप पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए क्या था, इंपॉइंट है, इतना आपको याद रखना है, इतने से प्रश्न पूछ लेगा आपसे। ठीक है, चलिए 2015 में मृत घोषित किया गया अमेरिका का एंडरसन ग्लेशियर भी इसी सूची में शामिल है अपने आप में। ठीक है, 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। यह पॉइंट आपके लिए हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आप जानते होंगे कि 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को, यह भी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गया है मार्च 2025 में, यानी कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है स्थित है। बस इतना पॉइंट याद करके आप छोड़ दीजिएगा, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक है, कांगेर घाटी कहां पर है आपका, ये छत्तीसगढ़ में है। चलिए, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है, ठीक है, जारी करता कौन है, कई बार पूछ लेता है, तो ये आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। यह रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट के अगर कुछ हम पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें 147 कंट्री शामिल थे। ठीक है, टॉप 3 खुशहाल जो देश है वो कौन कौन से हैं आपके, फिनलैंड है, डेनमार्क है और आपके आइसलैंड है। इनके नाम याद रखिएगा। भारत की रैंकिंग इसमें कितनी 118 है 126 कंट्री में, तो ये बात आपको याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे कम जो खुशहाल देश है कौन सा है, अफगानिस्तान है। इस अफगानिस्तान में किसका शासन है बॉस, तो ये शासन किसका है, तालिबान का शासन है। इस पर एक अभी वेब सीरीज आई थी, मैंने अभी जो है परसों नरसों देखी है, वैसे मैं वेब सीरीज नहीं देखता हूं, और उसमें जो है इमरान हाशमी कौन सा है, नहीं इमरान हाशमी नहीं, हाँ इमरान हाशमी ही शायद हमारे ख्याल से उसमें जो है हीरो है। अच्छी मूवी है, इमरान हाशमी की मूवियां बदनाम है वैसे तो, लेकिन ये मूवी उसकी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, देखिएगा आप एक बार, है ना, प्रयास कीजिएगा। वेब सीरीज का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, और 6-7 एपिसोड है उसके, अच्छी है। वैसे मैं जल्दी मूवी देखने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन ना वेब सीरीज के, लेकिन ये वेब सीरीज अच्छी है, कुछ वेब सीरीज बहुत अच्छी होती है, इसको देखिएगा आप लोग प्लीज, है ना। नेटफ्लिक्स पे पड़ा है आप देख सकते हैं उसको। यहां से चलिए, दशहरे की छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो एक निपटा लेते हैं। 12वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता जो इस रिपोर्ट का वो कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है ये जारी करता है, एजेंसी है। 163 देशों ने इसमें शामिल हुए हैं। भारत की रैंकिंग इसमें कितनी, 14वीं है। ठीक है, आतंकवाद से जो सर्वाधिक प्रभावित जो देश है वो कौन सा है, नंबर 1 पर बुर्किना फासो और दूसरे पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो आतंकवाद का जन्मदाता ही है भाई, हम तो इसको पहले पर रखते हैं, पहले से पहला कोई नंबर होता तो उस पर रखते हैं। ठीक है, कि पाकिस्तान ही मूल जो है जन्मदाता है। आजकल देश में ना उथल पुथल है, एक कंट्री के अभी प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में, आप जानते होंगे, ठीक है, नाम आप बताइएगा मुझे, वो जो राष्ट्रपति महोदय बने हैं वो, उन पर कभी अमेरिका ने आतंकवादी उनको घोषित किया था और कई करोड़ रुपए का उन पर इनाम लगाया था, और ट्रंप बाबू अभी हाल ही में उनसे मिलने गए थे। भाई साहब बताइए, ये ग्लोबल सिचुएशन चल रही है, बताइए कि इंसान पैसे के लिए जो है क्या कुछ कर सकता है। आतंकवादी यानी कि ऑफिशियली घोषित आतंकवादी था, और उसके साथ जो है अब
मीटिंग कर रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब। ये बताइए, ये हाल है। और यही नहीं, ऐसे कई नेता हैं जो इस समय राजनीति में आकर के अपने आप को क्या कर लिया, क्लीन कर लिया है। ये बड़ी विडंबना है। और इससे तो आतंकवाद से इस पर जो है कंट्रोल तो किया नहीं सकता है किसी भी कीमत पर, ठीक है। इससे तो और बढ़ेगा। पाकिस्तान में ऐसे बड़े नेता हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं और पाकिस्तान के बड़े बड़े पदों पर जो है सुशोभित है अपने आप में, क्या कीजिएगा। खैर, IQAIR रिपोर्ट यह भी हाल ही में मार्च में जारी किया गया है और इसमें भारत दुनिया का 5वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। और इसमें से आप जानते होंगे 20 जो आपके जो 20 टॉप सिटीज हैं जो पॉल्यूटेड हैं, उस पॉल्यूटेड सिटी में से 13 सिटी आपके इंडिया के हैं भाई साहब। बताइए, जो टॉप जो आपके 20 जो आपके क्या कहते हैं आपके जो सिटी हैं, उस 20 सिटी में से 13 सिटी जो है आपके क्या के हैं, इंडिया के हैं। और मजेदार बात, जो सबसे प्रदूषित जो राजधानियां पूरे वर्ल्ड वाइड हैं, उस पूरे वर्ल्ड वाइड में जो सबसे खतरनाक जो आपकी कैपिटल है उस देश की, वो है दिल्ली, नई दिल्ली। वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पर है भाई साहब। ये बड़ा आंकड़ा जो है इसमें दिया गया है। इसके अलावा दुनिया के शीर्ष प्रदूषित देश की अगर बात करें तो उसमें से चार्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य इसमें आते हैं आपके, ठीक है। चलिए, यही पॉइंट आपको याद रखना है। उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 5 सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर हैं वो है बर्नीहाट मेघालय भारत का है, दिल्ली राजधानी भारत की है, कारागांडा कजाकिस्तान, मुल्लामपुर पंजाब भारत का, लाहौर पाकिस्तान का आता है। चलिए, वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। यूक्रेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है, ठीक है। ये बड़ा मामला है भाई साहब। अभी तो युद्ध चल रहा है ना, खूब हथियार मंगा रहा है, आओ दे दो हमको सब लोग, ठीक है। 2020 से 24 के मध्य में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है भाई साहब, यानी कि इंडिया ने भी खुद खूब ज्यादा जो है लिया हथियार। भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता कौन है, रूस आता है आपका। शीर्ष 3 हथियार आयातक जो देश है, ठीक है, वो है यूक्रेन, भारत और कतर, ठीक है। चलिए, और भारत के लिए शीर्ष 3 हथियार आपूर्तिकर्ता कौन कौन से हैं, रूस है, फ्रांस और इजराइल है अपने, ठीक है। यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 15वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यह भी चर्चाओं में रहा है, आप जानते होंगे। इस रैंकिंग में अगर आप बात करेंगे तो शीर्ष 50 में से 9 भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान इसमें शामिल हैं। भारतीय खनन विद्यालय धनबाद इसमें अग्रणी रहा है, जिसने 20वां स्थान हासिल कर लिया है। IIT बॉम्बे 28वें तथा IIT खड़गपुर 45वें स्थान पर है। इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी में IIT दिल्ली 26वें, जबकि IIT बॉम्बे 28वें स्थान पर इसमें आता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना, 11 मार्च को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको आरंभ किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित करना। आप जानते हो कि आजकल किताबों का जमाना लद गया है और लोग डिजिटलाइज हो गए हैं, लेकिन गलत बात है। पुस्तकों की अपनी एक संस्कृति और एक अपना इतिहास रचा है, रच दिया है उसने, और अभी हमने उस संस्कृति को यानी किताबों की संस्कृति को बचाने का प्रयास भरपूर करना चाहिए, अल्टीमेटली करना चाहिए, नहीं तो चीजें दिक्कत कर जाएंगी, है ना। इसमें क्या है कि प्रति लेखक जो है 6 माह के लिए 50,000 रुपए प्रति माह, ठीक है, का भुगतान इसमें किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जो है करता है इसको। चलिए, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि एवं मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, यानी कि मार्च 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय JP नड्डा के द्वारा त्रिपुरा में जो है बालिकाओं हेतु इसको शुभारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना की बात करते हैं तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही बालिकाओं के लिए योजना है। क्या, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। राज्य सरकार बालिका के नाम पर 50,000 रुपए का बांड जमा करेगी। 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर यह बांड बालिका को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये योजना कहां की है भाई साहब, बताइए जरा मुझे एक बार। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर योजना उच्चतर शिक्षा में अध्ययन कर रही छात्राओं के लिए जो है ये है, और 140 मेधावी छात्रों को निःशुल्क स्कूटी इसमें प्रदान की जाएगी, ठीक है। धन प्रेषण सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट एक आई हुई है, एक सर्वेक्षण हुआ है, जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने धन प्रेषण सर्वेक्षण जो है किया अभी हाल ही में। भारत में कुल धन प्रेषण 2010-11 के मुकाबले 2023-24 में दोगुना वृद्धि के साथ 118 यानी कि 118.7 बिलियन डॉलर हो गया अपने आप में। शीर्ष स्रोत देश की अगर बात करते हैं तो उसमें से आपका आ जाएगा क्या, आपका अमेरिका, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया।
खाड़ी देशों की हिस्सेदारी 16-17 के 47% से घट करके 2023-24 में 38% रह गई है। ये एक चिंताजनक बात है अपने आप में। राज्यवार वितरण यहां पर दिया गया, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ मे भी पूछ लिया आपसे एग्जाम में, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो भारत दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश है, आप जानते होंगे। मार्च 2025 में केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी उद्योग मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा लोकसभा में यह जानकारी दी गई थी, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन जो है 239.2 मिलियन मीट्रिक टन है अपने आप में, ठीक है। ये कुछ पॉइंट और है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई है? 63.5% की हुई है। डेयरी एवं पशुपालन क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना है? 4.5% है। ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। दूध खपत दिया गया, कितना खपत है? तो 471 ग्राम प्रतिदिन खपत होती है हमारी, ठीक है। 3 दुग्ध उत्पादक राज्य जो टॉप मोस्ट पे हैं, उसमें कौन कौन सा? आपका उत्तर प्रदेश का स्थान है, राजस्थान का स्थान है, फिर आंध्र प्रदेश का आता है अपने आप पे। शीर्ष 3 दुग्ध उत्पादक देश की अगर बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट है। भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ये 3 टॉप कंट्रीज हैं जो दुग्ध उत्पादक देशों में से एक आती हैं, बस, ठीक है। भारत 2030 तक कुल दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य रखा कितना? 300 मिलियन मीट्रिक जो है टन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कुछ दूध से जो है संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपके लिए। चलिए, चाय निर्यात में भारत ने 10 वर्षों का उच्चतम हस्ता हासिल कर लिया, यानी कि चाय निर्यात में हम सबसे आगे हैं अपने आप में, ठीक है। यानी कि 2024 में चाय का निर्यात 255 मिलियन किलोग्राम के साथ पिछले 10 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, ठीक है। अब ये पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट, बस ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। वैश्विक चाय निर्यात में जो भारत की हिस्सेदारी है कितनी है? 10% है, यानी कि विश्व के शीर्ष 5 निर्यातकों में से शामिल है आपका क्या? इंडिया। भारत की चाय का जो सबसे बड़ा बाजार है कौन सा है? वो यूएई है। इराक और ईरान में चाय खूब बिकती है। शीर्ष 3 जो चाय उत्पादक राज्य आपके आएंगे वो आएंगे आपके असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु आएंगे। शीर्ष 3 चाय उत्पादक देश कौन कौन से हैं? वो है चीन आपका, भारत है और आपका केन्या है। 3 कंट्री शामिल है अपने आप पे। तो ये भी फैक्ट आपके लिए चाय से संबंधित जरूरी है। तनुष्का सिंह, हाल ही में लखनऊ की तनुष्का सिंह ने भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। और तनुष्का सिंह आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यह अंबाला एयरबेस कैंप में तैनात हैं। नेटुम्बो नंदी नेदेत्वा तो हाल ही में नामीबिया की पहली राष्ट्रपति जो है बनी हुई हैं, ये भी इनको पॉइंट याद रखिएगा। क्रिश्चियन स्टाकर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया चांसलर के रूप में नियुक्त हुई हैं। तुहिनकांत पांडे आप जानते होंगे सेबी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का नया चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो प्रख्यात जो आपके हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं, इन्हीं को अभी भारत के इस सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, ठीक है। और मजेदार बात इसमें यह है कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं तथा भारत के 12वें हिंदी लेखक हैं। इसीलिए यह फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप छत्तीसगढ़ से होंगे तब तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विनोद कुमार शुक्ला की प्रसिद्ध रचनाएं नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है, ये सब हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं। और इस पुरस्कार के अंतर्गत आप जानते होंगे कि 11 लाख रुपए का पुरस्कार, नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की एक कांस्य की प्रतिमा भी इसमें दी जाती है। तो कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर उस पुरस्कार में क्या कुछ दिया जाता है, यह फैक्ट भी पूछ लेता है। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि याद कर लेना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये आप एक बार अगर सुन लेंगे ना मेरी बातों को, तो एग्जाम में अगर आएगा तो पक्का आप वहां पर टिक लगा के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर ये क्या है? तो आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन और जाने माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला को बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, तो प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के अंतर्गत। ये सब चीजें मैंने पहले करा रखी है, आपको अगर याद होगा तो। डेली कॉन्फ्रेंस जो मैं कराता हूं उसमें मैंने कराया हुआ है सब कुछ, लेकिन वही दिक्कत है कि आप डेली देखते नहीं है, समस्या यही है। ब्रिज इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी कि तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए, 97वां वार्षिक अकादमी पुरस्कार, ठीक है, ये क्या है? तो अमेरिकी फिल्म, जिसको ऑस्कर पुरस्कार के अंतर्गत जानते हैं,
तो अमेरिकी फिल्म उद्योग के ये प्रतिष्ठित पुरस्कार लॉस एंजल्स में प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? अनोरा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी, फिल्म द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मैडिसन, फिल्म अनोरा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता केरन कॉल्किन, फिल्म द रियल पैन। तो ये नाम भी आपको क्या करने हैं, विशेष तौर पर याद करने हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो सल्दाना, फिल्म एमेलिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर, फिल्म अनोरा। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म द इन द शेडो ऑफ द साइप्रस। सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी द ब्रूटलिस्ट। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे लाइव एक्शन लघु फिल्म कौन सी है? आई एम नॉट ए रोबोट, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे म्यूजिक कौन सा? एल माल का है। तो ये 3 फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, और इधर के जो फैक्ट आपके स्टार्टिंग के दिए गए वो आपके इंपॉर्टेंट है, 3 फैक्ट, ठीक है। इनको आपको क्या करना है, जरूर याद कर लेना है, इतने सारे। चलिए, बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड, तो इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य संपादक और लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बाराबाडोस, निश्चित तौर पर आप जानते होंगे ये जो पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व तथा बहुमूल्य सहायता के लिए कैरेबियाई देश जो है का यह सर्वोच्च सम्मान इनको प्रदान किया गया कि भैया बड़ी सूझबूझ के साथ इन्होंने जो कोरोना से निपटने का प्रयास किया। आईफा अवार्ड चर्चाओं में अक्सर रहता है, इसके अंतर्गत आप देख लीजिए क्या क्या इसमें किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। 2025 में जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज है, बड़ी अच्छी फिल्म है, इसको भी मैं आपसे कहूंगा कि इसको भी देखिएगा। यह मूवी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी स्टोरी है। इसमें जो मुख्य नायक और नायिका दोनों बड़े स्वीट हैं, क्यूट हैं, और जिस महिला ने इसमें रोल प्ले किया है लापता हो जाती है लेडीज, वो बहुत अच्छा रोल किया है, उसको देखिएगा। एक बड़ी अच्छी जो है क्या कहते हैं कि भारतीय नारी जो अपने आप को बहुत संस्कारी महिलाएं समझती हैं कि अपने पति को लेकर के जो होती हैं, घर परिवार को लेकर के, बड़ी अच्छी मूवी है लापता लेडीज, जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन लापता लेडीज के लिए, इनका भी रवि किशन ने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है, इसमें बड़ा अच्छा रोल किया है। सबसे सहायक अभिनेत्री जानकी बोदीवाला शैतान के लिए। तो ये पुरस्कार आपको क्या करना है, विशेष तौर पर याद करने थे, ठीक है। एशियाई सिनेमा 2025, तो मार्च 2025 में एशियाई सिनेमा के प्रतिष्ठित एशिया फिल्म अवार्ड का आयोजन कहां पर किया गया? हांगकांग में, याद रखिएगा। पायल कपाड़िया के फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसमें जो है प्रदान कर दिया गया है। इसके अलावा संध्या सूरी की फिल्म संतोष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है इनको प्रदान किया गया है, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, रामसर पुरस्कार आप जानते होंगे, वेटलैंड की के रेफरेंस में इसको यूज किया जाता है। रामसर साइट्स आप जानते होंगे, विश्व आर्द्र भूमियां जानते होंगे आप लोग, तो ये सब चीजें इसमें आती हैं। यानी कि डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को वेटलैंड यूज श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, कौन? ये आपका डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। 12 महिलाओं के साथ उन्हें पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए है इंपॉर्टेंट। रामसर पुरस्कार शायद पहली बार आप संभवतः सुने होंगे इस बार, मुझे लगता है शायद। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास आप जानते होंगे, ये जो है भारत और जापान के मध्य में जो है आयोजित किया जाता है, और अभी हाल ही में जो है 6ठा संस्करण जो है इसका आयोजित किया गया 24 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी से लेकर के 9 मार्च 2025 तक, कहां पर? जापान के फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में। तो ये आपको याद रखना, धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य में कौन सा संस्करण? 6ठा संस्करण, कहां कब से कब तक? 24 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक। खंजर 1-2 यानी कि 12 भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच संयुक्त सेनाभ्यास का आयोजन किर्गिस्तान के टोकमोक में 10 से 23 मार्च 2025 के मध्य में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। सी ड्रैगन 2025, यह बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 4 से 19 मार्च 2025 तक पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट में आयोजित किया गया। यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वर्ण 2025 ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके बाद वर्ण इंपॉर्टेंट है। वर्ण किसके मध्य में होता है युद्धाभ्यास? तो वर्ण जो है भारत और फ्रांस के बीच में यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास
19 से 22 मार्च 2025 तक भारतीय महासागर में आयोजित किया गया। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त संचालन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था। कौन सा? वरुण 2025। चर्चित पुस्तकें कुछ कुछ हैं, ठीक है। द पेशेंट इन बेड नंबर 12 राजकमल झा की पुस्तक है, और गाइडेंस कॉम्प्लेक्स संजना साथियन, द ड्रीम होटल लैला ललामी, पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, मदन मोहन सती, लियो द अनटोल्ड स्टोरी PS रमन, ठीक है। इनके पुस्तक, उनका नाम आपको क्या करना है, याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए है कि अगर आपका टारगेट 2025 का 26 का एग्जाम है, PCS का एग्जाम, जो कि आपके लिए हो जाता है सबसे महत्वपूर्ण, तो उसके लिए आप जो है इस PCS का कोर्स आप ले सकते हैं। यहां पर आपको प्री क्या पूरी तैयारी, मेंस की, इसके अलावा आपका कैंटफेस का वीडियो लेक्चर्स, आर्टिकल्स के वीडियो लेक्चर्स, सीसैट हिंदी आपका, प्री का PYQs, मेंस का PYQs आपका, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें जो है आपको समग्र रूप से इसमें कराई जाएंगी, और आप इसमें पार्टिसिपेट करके न सिर्फ आप यूपीपीसी की तैयारी कर पाएंगे, बल्कि यूपीएससी के 4 पेपर और आपका आरओ की भी तैयारी आपकी इसी से हो जाएगी। तो आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए PCS 2026 लिख करके आपको इस दिए गए नंबरों पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मेलन यानी कि 8 मार्च 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित महिलाओं ने भाग लिया। शीर्षक क्या था? नारी शक्ति से विकसित भारत। अपने आप में यानी कि महिलाओं की शक्ति से, महिलाओं की ऊर्जा से ही देश का विकास हो सकता है। 10वां रायसीना डायलॉग, ये मैंने अभी बता दिया वैसे तो लेकिन फिर भी न्यूज में आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, रिपीट हो गया है। और ये 10वां रायसीना डायलॉग था। चलिए, आप जानते होंगे कि ये जो रायसीना डायलॉग होता है वो दिल्ली में जो स्थित एक हिल है उसी के नाम पर रखा गया है। कई सारे मुद्दों पर बातचीत इस रायसीना डायलॉग में की जाती है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर। महत्वपूर्ण दिवस की अगर हम बात करते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है, तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व रण दिवस, ठीक है, और ये इसमें शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस दोनों मनाया जाता है 1 मार्च को। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, थीम आपको लिखा ही है यहां पर, ठीक है, और धूम्रपान निषेध दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। अच्छा, जो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, यह भी आप बताइए मुझे। 9वां ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यानी कि 19 फरवरी से लेकर के और 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और दुबई में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, ठीक है। प्रतिभागी टीमें 8 टीमें इसमें थी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल थे। विजेता भारत रहा, तीसरी बार रहा इसमें, यहां लिखिएगा। उप विजेता आपका न्यूजीलैंड रहा है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड को दिया गया। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा महिला प्रीमियर लीग 2028। अरे भाई साहब, ये क्या लिखा है? 25 कीजिए। 14 फरवरी से लेकर के 15 मार्च 2025 तक आयोजित। आयोजन स्थल बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ोदरा। फाइनल ब्रोबेन स्टेडियम मुंबई। विजेता मुंबई इंडियंस दूसरी बार। कप्तान हरमनप्रीत कौर। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप नताली साइबर ब्रंट मुंबई। और ये कुछ पॉइंट है, इतना छोड़ दीजिए, बस इतना आप याद कर लीजिए, इतने से आ जाएगा प्रश्न आपका, ठीक है, इतने ही सही प्रश्न आपके बन जाएंगे। चलिए, बाकी आपके छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपका टारगेट आपका जो है क्या है, आरओ 2023 का एग्जाम है, ठीक है, मेंस वाला, अगर आपका प्री निकल गया होगा तो उसके लिए आप इस दिए गए जो है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैंने फास्ट कराया हुआ है आज का करंट अफेयर्स, तो जल्दबाजी में हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन क्या किया जाए, बहुत लेट में आपके पास ना टाइम है ना मेरे पास टाइम इतना है कि चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से करें, जल्दी रिवीजन करना है, इसलिए बहुत जल्दी मैंने फास्ट कराया हुआ है आपको, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हैं, ठीक है। तो अब ये बैच अगर आप लेना चाहते हैं मेंस वाला, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आप यहां पर इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी, ठीक है, तो आप ये नंबर, इस पर आप डायरेक्टली आप मुझसे बात कर पाएंगे, और बाकी ये नंबर ऑफिस के नंबर है, ये भी ऑफिस का नंबर है, लेकिन डायरेक्टली इस नंबर पर आप मुझसे बात कर पाएंगे। अगर कोई डाउट आपके स्टडी में होता है तो इस आरओ के मेंस में हम लोग आर्टिकल्स कराते हैं, इंपॉर्टेंट मैगजीन बेस्ड, करंट अफेयर्स की मैगजीन कराते हैं। इसके अलावा आपका जो अदर चीजें हैं आपकी, जैसे वीडियो लेक्चर्स हो गया, जीएस को छोड़ करके बाकी सभी सेगमेंट का वीडियो लेक्चर्स, उसके नोट्स आपके
ठीक है। टेस्ट आपका डेली बिहाफ पे, फुल लेंथ टेस्ट आपका जीएस का और बाकी सेक्शन का। तो ये बड़ा अच्छा बैच आपको मिल रहा है। इतने कम पैसे में हम आपको करा रहे हैं, उतने कम पैसे में लोग आपको टेस्ट सीरीज तक नहीं देते हैं। और हम लोग टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस, कॉपी चेक होना, फीडबैक करना, मेंटरशिप, आपकी गाइडेंस, सब कुछ दे रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी हम मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को है। ऑल द बेस्ट। अच्छा हाँ, इसके अलावा अब हम लोग, ये मार्च का हो गया है, अब हम लोग अप्रैल का खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए ये सारी चीजें और मिलेंगे हम लोग का, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।